हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिपेयर आइडियोलॉजी। आज की जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और मैथमेटिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो ज्योमेट्री में जनरली हम लोग आज 2D एंड 3D शेप्स और उनके मेजरमेंट्स को जानेंगे। मीन्स उनसे रिलेटेड जो फार्मूलाज होते हैं उनको हम लोग एक शॉर्ट रिविजन करेंगे। ओके, सो तो कह सकते हैं कि आज का ये जो सेशन है वो क्लास 6, 7 और 8 में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स है या फिर 9th में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स है, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर उन लोगों के लिए जो ज्योमेट्री का एक शॉर्ट रिवीजन लेना चाहते हैं, शेप से जुड़े फार्मूलाज के एक शॉर्ट रिवीजन लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल से। मैं बात करता हूँ कि रेक्टेंगल के बारे में आप सबसे पहले क्या जानते हैं। जनरली आप फार्मूला में देखते होंगे कि दो क्वांटिटी, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। यही दो क्वांटिटी फार्मूलाज में जो है यूज की जाती है, रेक्टेंगल से जुड़े हुए जो भी फार्मूलाज होते हैं। सो रेक्टेंगल के बारे में केवल इतना ही नहीं है, आप फार्मूला में तो एल और बी के बारे में रख लेते हो, लेंथ और ब्रेथ के बारे में रख लेते हो, है ना। सो आइए समझते हैं रेक्टेंगल से जुड़े हुए सारी बातों को। इसमें आपको वर्टेक्स जानना होता है, साइड्स जानना होता है, रेक्टेंगल के साइड्स किस तरीके से होते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग करते हैं। ओके, सो अगर बात करें एक रेक्टेंगल में सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स की, तो एक रेक्टेंगल में जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं वो 4 होते हैं। और ये साइड्स किस तरीके से होते हैं, तो ये साइड्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स कि जो दो साइड्स होंगे आपस में एक 90 डिग्री एंगल को बनाएंगे। क्लियर है, ये जो आप साइन देख रहे हो इस तरीके से कॉर्नर्स पे ये 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा साइन बनाया जाता है। ओके, सो ये जो सभी साइड्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो साइड्स होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, और जो आमने और सामने के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। पैरेलल का मतलब है एक ही सीध में जाना, एक ही डायरेक्शन में जाना, बट कुछ डिस्टेंस से जाना। जैसे आप इधर ब्रेथ को देखो, ब्रेथ एक लाइन जो यहाँ से जा रही है और दूसरी लाइन जो यहाँ से जा रही है, लेकिन एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, है ना। और लेंथ के लिए भी देखोगे तो इधर से आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, या फिर राइट से लेफ्ट, किधर भी कहो। सो जस्ट जो अपोजिट साइड है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो कह सकते हैं कि अपोजिट साइड जो होते हैं यहाँ पे पैरेलल होते हैं एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। यानी कि जितनी लेंथ या फिर जितनी मैग्नीट्यूड का मतलब है जो भी उसकी परिमाप हो, चाहे 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर हो, जो भी हो। तो बेसिकली उसे हम लोग यहाँ पे लेंथ के लिए एल से रिप्रेजेंट करें, सो एल ही कहेंगे। ये जो दोनों लाइन है इसे मैं काम करता हूँ, ये रेक्टेंगल को नेम कर देता हूँ। सो यहाँ पे पॉइंट ए हो जाएगा, बी, सी, डी। तो इस तरीके से साइड देखेंगे तो साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी एंड साइड ए डी हो जाएंगे। तो साइड ए बी और साइड बी सी दोनों के लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। साइड बी सी और साइड ए डी दोनों के लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो आप क्या क्या जाने कि नंबर ऑफ जो साइड्स होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेक्टेंगल इक्वल टू वो 4 होते हैं। सभी साइड्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स दोनों साइड्स के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब बात कर लेते हैं वर्टिसेज। वर्टिसेज भी जनरली पूछा जाता है कि वर्टिसेज कितने होते हैं। सो वर्टिसेज या फिर वर्टेक्स किसी कोई एक ऐसा पॉइंट जिसमें कि दो साइड्स आपस में इंटरसेप्ट कर रहे हो, जैसे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इसे हम लोग जो कि पॉइंट कह रहे हैं उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स के टर्म्स में हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और यही वर्टेक्स अगर एक से ज्यादा हो तो उन्हें हम लोग प्लूरल फॉर्म में वर्टिसेज कहते हैं। सो नंबर ऑफ वर्टिसेज यहाँ पे कितनी हो जाएंगे, दैट इज ऑल्सो 4। सो नाउ अब इनके फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूलाज में सबसे पहले बात आती है पैरामीटर की। क्लियर है, तो पैरामीटर हम लोग कैसे मेजर करें। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे पैरामीटर को हम लोग देखें तो पैरामीटर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो एक रेक्टेंगल में सपोज करो कि ये रेक्टेंगल है किसी वायर का बना हो। सो वायर का बना हो, अगर आप किसी एक पॉइंट से अगर आप कट करोगे तो इसे सीधा खींचोगे, आप सीधा खींचोगे तो आप टोटल वायर का लेंथ मेजर करोगे। सो वो कितना मिलेगा, सो वो मेजरमेंट जो आपको मिलेगा, टोटल वायर की जो लेंथ मिलेगी वो रेक्टेंगल के पैरामीटर की इक्वल होगी। तो इस मीन्स आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो यहाँ लेंथ बता हुआ है उन सबको जोड़ दिया आपने। तो यहाँ से हमें ये जानने को मिला कि पैरामीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। एक रेक्टेंगल में जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने साइड्स थे, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी एंड साइड ए डी। तो आप कह सकते हैं ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी डी प्लस साइड ए डी। सो यहाँ पे इन सबका वैल्यू रख दो कि ए बी इक्वल टू हमें क्या दिया है। हो सकता है यहाँ पे अगर क्वेश्चन देता तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू देता कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, इस तरीके से हमें
वैल्यूज दिए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ए बी एल है, एल कर देंगे हम लोग, ओके। देन बी सी बी है, सो उससे हम लोग बी कर देंगे। सी डी को देखा जाए तो एल है, फिर से यहाँ पे ए डी बी है। तो इस तरीके के एक ही सेम वेरिएबल जो है दो दो बार आ रहा है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 2L, दोनों वेरिएबल आपस में ऐड हो जाएगा। वेरिएबल, क्योंकि जब अल्फाबेट्स को अगर आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो तो सब लोग वेरिएबल्स से, वेरिएबल नाम से कॉल करते हैं, ओके। देन यहाँ पे 2B यूज हो जाएगा, ओके, यहाँ पे 2B हो जाएगा। सो आप फॉर्मूला में जो जनरली जो इसका फॉर्म जानते हो वो क्या जानते हो, 2 × L + B। अब ये 2 कैसे हुआ, तो यहाँ से 2 को कॉमन कर लिया गया और L+B को ब्रैकेट में कर गया। तो अगर यदि आपको ये फॉर्मूला याद दे रहा है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L + B, तो आप 2L + 2B याद रख सकते हैं, या फिर सीधा सीधी कहे तो साइड ऑफ सम ऑफ द ऑल द साइड्स, ओके। सो नाउ अबाउट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब यदि एरिया की बात करें तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया इक्वल टू, एरिया के लिए हमें क्या करना होता है, एक रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड किसी भी तरफ से आप ए डी या ए डी या सी डी को, या ए बी या बी सी को, आप एडजेसेंट साइड को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सो हमें एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। एडजेसेंट साइड का मतलब कि जो आपस की भुजाएं जाती है, जो ए बी और बी सी एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के नजदीकी भुजाएं, नजदीकी साइड से। तो एक जो साइड दिया आपको एल दिया है और दूसरी जो साइड मिला है वो आपको बी मिला है। तो इस तरीके से जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है वो L × B हो जाता है। याद रहेगा आपको, यहाँ पे सबसे आसान है यहाँ पे याद रखना कि एडजेसेंट साइड को हमें क्या करना, बस मल्टीप्लाई कर देना, L × B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L × B। आई होप आपको ये याद रहेगा। अब यदि यहाँ पे इसकी बात की जाए रेक्टेंगल के डायगोनल की, तो जो पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ए तक की जो लाइन आपको दिख रही है वो डायगोनल कहा जाएगा, क्लियर है। और ये डायगोनल आप चाहो तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक के भी ड्रॉ कर सकते हो। सो डायगोनल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो डायगोनल के लिए फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या, कि यहाँ पे आप देखोगे कि यदि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है। आप बेस को हम लोग बी से लिखते हैं, परपेंडिकुलर को पी से, देन हाइपोटेनस को एच से लिखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो होता है वो जो सबसे बड़ी जो साइड होती है, मीन्स जो हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, सम ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एच मीन्स केवल अगर बी डी की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट करके इक्वल टू, ये राइट साइड में, राइट हैंड साइड में ये रूट स्क्वायर रूट साइन चला आएगा। सो स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से होता है। सो ठीक यही सेम तरीका जो है यहाँ पे रेक्टेंगल के डायगोनल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, क्लियर है। सो डायगोनल बी डी इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल बी डी इक्वल टू, बी डी आपके लिए एच हो जाएगा, क्लियर है। सो रूट अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो सी से डी तक की जो साइड होगी वो देखिए तो एल के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे एल स्क्वायर पुट कर देंगे। देन अगर जो बेस है, बेस का स्क्वायर, तो बी और सी, बी सी साइड बी सी जो है आपका बेस है, तो बेस के लिए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका बनता है किसके लिए, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल के लिए। आई होप ये फॉर्मूला भी आपको याद रहे, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट शेप, दैट इज अ स्क्वायर। से एक स्क्वायर की अगर बात की जाए तो एक स्क्वायर में भी, ये एक स्क्वायर भी 2D शेप है और इसमें भी 4 साइड्स होते हैं। यहाँ स्क्वायर में भी नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। सो नंबर ऑफ साइड्स इन अ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 4 हो जाएंगे। वर्टिसेज की बात की जाए तो वर्टिसेज भी 4 हो जाएंगे, एज यू कैन सी। तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। और अगर इनकी साइड्स की नेमिंग करनी है तो साइड्स, प्रत्येक साइड जो होता है इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, तो हम लोग जिसे ए से डिनोट करते हैं ना, फॉर्मूला में जनरली आप ए से ही स्क्वायर के साइड को जानते हो। तो ये वाला भी साइड हो या ये वाला साइड हो, कोई सी भी साइड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और रही बात इसकी डायगोनल की, सो तो डायगोनल आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि पॉइंट बी से पॉइंट डी तक की जो लाइन जा रही है वो डायगोनल है। आप इस डायगोनल को पॉइंट ए से पॉइंट सी तक भी ड्रॉ कर सकते हो। सो वर्टिसेज, नंबर ऑफ वर्टिसेज की अगर बात की जाए तो वर्टिसेज भी यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब इनकी स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूलाज पे आते हैं। सो
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जो हो जाएगा, देखिए पेरीमीटर के लिए मैंने क्या बता रखा है कि सम ऑफ साइड निकाल देना, सम ऑफ क्या कर देना, ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी, साइड ए डी, इस तरह के टोटल 4 साइड्स है और सभी का जो है वैल्यू ए ही है। तो हम इस तरीके से ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इस तरीके से लिखना होगा। तो ये सम होकर के जो है आपका 4a हो जाएगा। तो यही तो आप जानते हो, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हो 4a। तो 4a किस तरीके से होता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अब मूव करते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर पे। ओके, अब यदि एरिया ऑफ अ स्क्वायर की बात की जाए तो हो जाएगा एरिया इक्वल, एरिया के लिए मैंने क्या बता रखा कि जस्ट आप एडजेसेंट साइड को, जो आपसी भुजाएं हैं उन्हें आप क्या कर दो, आपसी जो आपस की जो नजदीकी साइड से एक दूसरे से जो सटे हुए लगे हुए हैं उन साइड्स को आप क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जो साइड है, सपोज हम ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी ए होगा वैल्यू और यहाँ पे भी ए होगा वैल्यू। और अगर आप बी सी और सी डी को करते हो तो वहाँ पे भी आपको ए इंटू ए ही करना पड़ेगा, दैट इज ए इंटू ए। तो अब सेम वेरिएबल होने के कारण और मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण यहाँ पे बेस ए और इस पे जो पावर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म चलाएगा। और ये कैसे होता है, ये यहाँ पे स्क्वायर कैसे लगा वो इसके लिए मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसे तो हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जो लेटर्स हम लोग अल्फाबेट्स जो यूज करते हैं मैथमेटिक्स में उसमें हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो इस तरीके के अगर मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स हो तो उससे जितने भी वेरिएबल्स होंगे, मीन्स नंबर ऑफ ऑल द नंबर ऑफ वेरिएबल्स पावर में चले जाएंगे अगर वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे तो। और जिस वेरिएबल पे जिसे हमें पावर देना है ना, जैसे यहाँ पे ए इंटू ए है, तो जो भी वेरिएबल होगा वो बेस का काम करेगा। सो इसे हम लोग बेस कहते हैं और इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल या पावर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल या पावर कहते हैं। ओके, देन अगर यही चीज़ें सम के रूप में रहे तो सम के रूप में रहने पर जो है इसे हम लोग क्या करते हैं, जस्ट जितने नंबर ऑफ सेम वेरिएबल्स होते हैं उस नंबर को हम लोग आगे उसके मल्टीपल के रूप में लिख देते हैं, वेरिएबल के मल्टीपल्स के रूप में लिख देते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, है ना। ये सम के रूप में थे ए प्लस ए, तो जितने नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स थे हमने उसे मल्टीपल ऑफ ए के रूप में लिख दिया। देन अगर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो बेस लिख करके, सो जो वेरिएबल होता है उसे हम लोग बेस बनाते हैं और जितना नंबर ऑफ वेरिएबल होगा उसे हम लोग पावर बना देते हैं, एक्सपोनेंशियल बनाते हैं। सो लुक लाइक दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा आपका, डायगोनल भी यहाँ पे हम लोग विधि रखी। तो यहाँ पे भी सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा गाइस। पाइथागोरस थ्योरम दैट इज स्क्वायर रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसे बेस कहते हो और इसे परपेंडिकुलर कहते हो तो कुछ किसी को भी कहो आपको ए स्क्वायर प्लस लास्टली ए स्क्वायर ही करना पड़ेगा। सो दैट इज यहाँ पे ए स्क्वायर ये एक अलग वेरिएबल के रूप में जाना जाएगा। तो सेम वेरिएबल सम के फॉर्म में होने पर इसे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये स्क्वायर रूट अंदर हो जाएगा 2a स्क्वायर। क्लियर है। सो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि किसी नंबर या किसी वेरिएबल पे स्क्वायर रूट के अंदर कोई स्क्वायर हो तो उस स्क्वायर के कारण स्क्वायर रूट उस पे से कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू ए एंड दैट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और फॉर्मूला में आई थिंक आप इसे यही याद करते हो, रूट 2 इंटू साइड, दैट इज रूट 2a। क्लियर है। सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। द थर्ड स्टेप इज सर्कल। सर्कल में सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या फिर कौन कौन से क्वांटिटीज होते हैं, पहले हम लोग उसे एक बार देख लेते हैं। तो सर्कल किस तरीके से फॉर्म होता है। सर्कल एक कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी सेंटर के टुवार्ड्स, मीन्स सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर सेंटर को रिवोल्यूट करती है। वो स्ट्रेट लाइन सेंटर को क्या करती है, रिवोल्यूट करती है। आई नो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में इसे समझ पाना मुश्किल है, लेकिन आप सर्कल को कैसे डिफाइन करोगे। सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन that is drawn revolutory to a center, that is center O। तो इसे हम लोग यहाँ पे सेंटर O लिख सकते हैं, that is center O। सेंटर से होकर गुजरने वाली जो सबसे लंबी लाइन होती है उसका डायमीटर कहा जाएगा। ये पॉइंट
ये सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट हो, है ना, और एक पॉइंट यहाँ पे हो। से दो सर्कल पे दो पॉइंट्स के बीच जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ। ओके, ये इसे आप स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन जो हाफ ऑफ डायमीटर हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर को उसे हम लोग कहेंगे रेडियस। रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो मैंने क्या कहा अभी, जो रेडियस होता है वो आपका हाफ ऑफ डायमीटर होता है। ओके, रेडियस आर इक्वल टू डायमीटर बाई 2। क्लियर है? तो यहाँ पे आप डी इक्वल टू 2r भी कह सकते हैं। सो ये रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन हो गया। ओके, और ये आप कई तरीके से निकाल सकते हो। जनरली क्वेश्चन में जो है दिया हुआ रहता है कभी कभी कि पैरामीटर दिया हुआ है और आपको वहाँ से डायमीटर बताना हो या डायरेक्ट रेडियस बताना हो। सो रेडियस तो बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला जो हम लोग जनरली याद रखते हैं उसमें 2πr आता है सरकमफेरेंस में, है ना। सो सॉरी, मैंने यहाँ पे पैरामीटर कह दिया था। सो दोनों एक ही बात है, सरकमफेरेंस या पैरामीटर। ओके, सो वहाँ पे जनरली आर ही हमें पहले निकलता है और देन हमें डायमीटर निकालना होता है। सो हम लोग डायरेक्टली भी डायमीटर वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। लेट्स सी, आगे मैं फॉर्मूलाज को डिस्कस करता हूँ, देखिए क्या होता है। सो अब यदि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल की बात करें तो सरकमफेरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरकमफेरेंस जो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सरकमफेरेंस में जो यहाँ पे सर्कल में होता है वो होता है रेडियस इनटू द एंगल कवर्ड बाय द स्ट्रेट लाइन टू मेक अ सर्कल। सो एंगल कितना होता है एक सर्कल में, तो वो टोटल एंगल आपका 360 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल जो हो जाता है सर्कल में वो होता है आपका 360 डिग्री। तो एंगल आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। एंगल को मेजर करने का जो पहला यूनिट होता है वो होता है डिग्री। हम लोग जनरली क्या जानते हैं, डिग्री, है ना, इस तरीके से। और जो अनदर यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और रेडियन के लिए कोई सैम्पल नहीं होता, जनरली हम लोग उसे रेडियन ही लिख देते हैं। और रेडियन में जो है कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं होता, जस्ट उसे हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं कि पाई रेडियन का मतलब हो गया 180 डिग्री। ओके, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। तो एक सर्कल में टोटल जो होता है 360 डिग्री एंगल होता है। तो 360 डिग्री एंगल के कारण यहाँ पे जो टोटल एंगल रेडियन हो जाएगा वो हो जाएगा 2π रेडियन। तो इस तरीके से सरकमफेरेंस जो हो जाएगा 2π into just radius, the angle covered by a circle and the radius 2πr। अब यहाँ पे 2πr इसे आप जनरली पाई डी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यदि डायमीटर पता है तो केवल उसमें पाई की वैल्यू क्या होती है। सो पाई की वैल्यू जो होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू ये अगर बात की जाए फ्रैक्शनल में तो फ्रैक्शनल फॉर्म में ये होता है 22 डिवाइडेड बाई 7। और अगर इसकी बात की जाए डेसिमल में तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है। सो आप पाई की जगह पे 3.14 रखो या फिर 22 डिवाइडेड बाई 7 रखो और बस जो डायमीटर दिया हुआ है उसे कैलकुलेट कर दो तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर रेडियस दिया हुआ तो उसमें 2 into r कर दो। क्लियर है? एंड देन पाई के लिए 22 डिवाइडेड बाई 7। ओके, सो नेक्स्ट, अब यदि एरिया ऑफ द सर्कल की बात की जाए तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू, एरिया में हम लोग क्या क्या करेंगे। सो एरिया सर्कल की एरिया फाइंड करने के लिए हमें आप फॉर्मूला जनरली जानते हो पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग एंगल 180 डिग्री एंगल को ही मल्टीप्लाई करते हैं और वो भी की रेडियस के स्क्वायर के साथ। रेडियस के स्क्वायर कहने का मतलब है r इंटू आर, मीन्स रेडियस जो होगा उसे हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज दे दिया किसी सर्कल का रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, तो अगर हम उसका एरिया निकालना चाहे तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा पाई के लिए 22 डिवाइडेड बाई 7 एंड इंटू 5 इंटू 5, इस तरीके से। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो 3D शेप्स जुड़े हुए जो भी फॉर्मूला होंगे हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली मैं यही कहूँगा, सब पेपर नाइट को सब्सक्राइब करें और आप सबकी सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। सो पेपर नाइट को शेयर भी करें और लाइक करें। थैंक्स टू यू ऑल।